हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रूल नंबर 5 देख रहे हैं। उसमें नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा यू ऑफ एक्स फंक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो रूल नंबर 5 हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है किस तरह सॉल्व करना है और इसका जो सॉल्यूशन किस तरह होने वाला है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मुझे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है तो पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखना है। अब इसमें ये जो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 जो है, जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद ये डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 जो है ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मिडिल टर्म जो 5 है, 5 के स्प्लिटिंग दो टर्म में मुझे ऐसे करना है कि दो टर्म की सम तो 5 होनी चाहिए और दोनों टर्म का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो 5 का स्प्लिटिंग जैसे हम 2 और 3 करते हैं तो 2 और 3 की सम तो 5 है, लेकिन उसका प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो फैक्टर्स होने वाले हैं इसके रिलेटेड हम डायरेक्ट दे रहे हैं। तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या होने वाले हैं, d+2 इंटू d+3 होने वाले हैं फैक्टर। तो यहाँ आपके सामने d+2 है वो पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हो जाएगा d+3 होने वाला है। और ये जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो उसके बाद d की जो वैल्यू आपकी आने वाली है, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या क्या आने वाली है आप भी देख सकते हैं। जब d+2 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो d की वैल्यू -2 आने वाली है और दूसरी जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी। लेकिन ये जो रूट्स है, दीज रूट्स आर रियल एंड कैसे है डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो इस रूट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो जनरल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरह हो सकता है वो आपके सामने दे रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये c1e⁻⁴x प्लस c2e⁻m2x हो जाएगा और इसमें m1 की वैल्यू हम -2 चूज करने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा c1 इंटू e⁻⁻2x होने वाला है और -3 के रिलेटेड क्या होने वाला है, ये सॉल्यूशन का पार्ट c2e⁻3x हो जाएगा। तो ये पार्ट होने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 1/f(d) इंटू एक्स ऑफ एक्स है ही। इसमें ये जो f(d) है वो f(d) d² प्लस 5d प्लस 6 हमें लेना पड़ेगा। तो ये इसी तरह हम आपके सामने ये वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्ट है एक्स ऑफ एक्स यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ हमें और थोड़ी सी आइडिया यूज़ करनी है। तो ये जो प्लस या माइनस साइन है, तो ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर हमें कहाँ का अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों भी टर्मों को ये जो 1/d² प्लस 5d प्लस 6 को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह होने वाला है। लेकिन ये दो एक साथ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये जो पहला पार्ट है इस पहले पार्ट को हम क्या मानने वाले हैं, पहले पार्ट को पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 मानने वाले हैं और ये जो दूसरा पार्ट आपके सामने है दूसरे पार्ट को हम क्या मानने वाले हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 ऐसा मानने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 और पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 इन दोनों को हमें क्या करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है। तो देखते हैं किस तरह इसका सेपरेट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को मुझे अच्छी तरह लिखना है। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम P1 को और P2 को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो ये P1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो P1 को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 इज इक्वल टू ये पार्ट जो है ये पार्ट मुझे पहले लेना पड़ेगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, e⁻⁻2x इंटू ये पार्ट है। तो यहाँ जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये a की जो वैल्यू है
वो ए की वैल्यू क्या होने वाली है, -2 होने वाली है। तो यहाँ हम ए की वैल्यू -2 से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, टेक e−2x आउटसाइड एंड देन रिप्लेस d बाय d-2 से करना है। तो ये जो d का रिप्लेसमेंट है d-2 से कैसे करते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। तो ये जो d है वो अच्छी तरह आपको कलर टू कलर भी समझने के लिए यहाँ दे रहे हैं। तो ये जो P1 पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 जो है वो किस तरह चेंज होके आता है, ये भी आपको देखना है। यहाँ मुझे d के जगह d-2 यूज़ करना है। तो आपके सामने ये जो d आया है, d है, तो ये d के जगह मुझे क्या करना है, d-2 लिखना है। तो यही हम यहाँ करने वाले हैं और यही d-2 को हम यहाँ 5d है, तो ये इसी तरह हो जाएगा। अब ये जब ऐसा रिप्लेसमेंट किया है तो मुझे ये जो e−2x है इसे क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर के बाहर लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम आपके सामने ही ये बाहर ले रहे हैं और किस तरह सिंप्लीफिकेशन करना है, ये अब तो सिंप्लीफिकेशन चल ही रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस स्टेप में मुझे d-2 का जो स्क्वायर है वो किस तरह होता है, d-2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, d² -4 टाइम्स d हो जाएगा प्लस क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन जब d-2 के साथ हो जाएगा तो ये 5 इंटू डी जो होगा वो 5d होगा। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10 होने वाला है। तो इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। फिर जब हम ये d² की टर्म है, यहाँ -4d और ये +5d है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली +d हो जाएगा। तो d के रिलेटेड तो सिंप्लीफिकेशन हमने कर दिया है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं -10 है और +4 +6 है, तो एक दूसरे के लिए ये क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो इसी तरह हमें ये सिंप्लीफिकेशन करना है। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट, ये तो शायद आपको मालूम ही है। तो ये रिप्लेसमेंट जो करना है हमें, ये ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन के रिलेटेड। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, रिप्लेस डी के जगह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड हमें d² के जगह रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं, रिप्लेस d² बाय -a² करने वाले हैं। तो यहाँ a की जो वैल्यू है किस तरह आपकी a की वैल्यू हो जाएगी, ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। तो यहाँ a² मैंने लिखा है जनरल में, लेकिन यहाँ a की जो वैल्यू है, यह a की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो इसके हिसाब से हमें d² का रिप्लेसमेंट -2² के साथ करना है। तो यह थोड़ा सा आपके सामने चेंजेस कर रहे हैं, ए के जगह मुझे क्या करना है, 2 लिखना है। तो यहाँ क्या होने वाला है, -4 होने वाला है। तो ये जो रिप्लेसमेंट d² का करना है, d² का रिप्लेसमेंट -4 के साथ, लेकिन ये Q1 इस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 के लिए सब कुछ पार्ट जो है हमारा वो चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 जो है किस तरह सिंप्लीफाई होता है, यह d² के जगह मुझे क्या करना है, -4 लेना है। तो आपके सामने ये d² के जगह -4 लिया है। फिर मुझे ये पार्ट जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो d की टर्म है +d है, इसलिए वो हम पहले लिख सकते हैं। तो ये d-4 है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए जब d-4 जैसी टर्म है तो मुझे क्या करना पड़ता है, वो d-4 जैसे टर्म के रिलेटेड d+4 जैसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ d+4 जैसे टर्म से मल्टीप्लाई किया है और वैसे उसी तरह d+4 जैसे टर्म से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब इसके बाद जो डिनोमीटर की टर्म है, वो डिनोमीटर की टर्म के लिए a + b × a-b का आइडिया जब हम यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप भी देख सकते हैं।
तो ये आइडिया को मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो ये d-4 मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो यहाँ क्या होने वाला है, d स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वेयर 16 हो जाता है। तो इसी तरह ये आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर जो आपको रिप्लेसमेंट करना है, कब रिप्लेसमेंट हम करने वाले हैं, जब तक डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर की टर्म कोई भी नहीं दिखती है तब तक हम रिप्लेसमेंट नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब ये प्रेजेंट रहती है उस वक्त ही हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 है इसमें डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट इसी तरह करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 है किस तरह आपका बनने वाला है, यहाँ डी स्क्वायर की जगह मुझे क्या करना है, -4 लेना है। तो यहाँ -4 ले रहे हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की तरफ देखो तो डिनोमिनेटर में -4 और -16 है, वो -4 -16 -20 हो जाएगा और वही -20 को हम यहाँ बाहर ले सकते हैं, इसी तरह -20 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो पार्ट है ये d+4 है, उसे फिर हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट में यहाँ एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो ये इसी तरह आपका ब्रैकेट का पार्ट जो है वो ब्रैकेट के पार्ट हो जाएगा। अब इसे फिर मुझे किस तरह सिंप्लीफाई करना है, जो जब आप रूल नंबर 3 देखोगे, सॉरी रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में आपको समझ में आने वाला है। ये sin 2x को हमें क्या करना है, ए डी को sin 2x को ऑपरेट करना है। तो यहाँ हम आपके सामने डी ऑफ साइन ऑफ 2x लिख रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन ऑफ 2x हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह करना है, लेकिन ये दो दो ब्रैकेट हुए हैं इसलिए हम एक ही ब्रैकेट आपके सामने रखना चाहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x जो है, यहाँ साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x होता है। लेकिन सिर्फ cos 2x नहीं, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, 2x का जो डेरिवेटिव वो 2 होता है वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने कॉस नहीं किया है, तो ये अच्छी तरह आपको देख के ये सब कुछ पार्ट जो है वो सब कुछ पार्ट करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ देख सकते हैं दोनों टर्म में भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से भी 2 लेने के बाद यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 2 लेने के बाद आप देख सकते हैं 2 न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 है, एक कंप्लीट तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक पार्ट हो गया है हमारा P1। तो इसी तरह ये जो P1 हमने अभी तक P1 ही फाइंड आउट करते थे। अब एक P1 फाइंड आउट होने के बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट P2 का है वो किस तरह हमें सॉल्व करना है वो भी आपको देखना है। तो P2 आपके सामने ले रहे हैं, तो ये P2 इज इक्वल टू किस तरह का फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 के लिए है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 के लिए है। तो ये पार्ट को हमें यहाँ लेना है। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 में ये आपको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना ही है, लेकिन इससे पहले ये जो 4 है वो 4 को हम क्या करते हैं, आउटसाइड में ले रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जो e⁻x के हिसाब से हमें, जैसे कि हमने यहाँ क्या किया था इसके हिसाब से, जैसे यहाँ आइडिया यूज की थी उसी तरह यहाँ भी मुझे आइडिया यूज करनी है। तो यहाँ e⁻x मेंटेन करना है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होने वाला है, +1 होने वाला है। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, d का रिप्लेसमेंट d+1 के साथ करना है। तो देखते हैं d का रिप्लेसमेंट d+1 के साथ करने के बाद ये क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ d के जगह मुझे क्या करना है, d+1 लेना है। फिर हम ये 5 इंटू क्या कर सकते हैं, d+1 कर सकते हैं। लेकिन ये रिप्लेसमेंट करने के बाद ये जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है वो तो मुझे आउटसाइड में लेना ही पड़ेगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आपको यहाँ करली ब्रैकेट में हम दे रहे हैं ये हमें अब अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का पार्ट पहले
और इसे देखने के बाद क्या क्या करना है ये सब कुछ तो हम डिटेल में देख ही रहे हैं। तो इसके लिए जब हम d+1 का स्क्वायर करते हैं तो d+1 का स्क्वायर क्या होने वाला है, ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, प्लस 1 होने वाला है। अब ये 5 का मल्टीप्लीकेशन d+1 के साथ क्या हो जाएगा, 5 इंटू डी जो है वो 5d हो जाएगा, और 5 इंटू यहाँ 1 है तो वो 5 होने वाला है। इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हमें अच्छी तरह करना पड़ेगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी ही है, डी स्क्वायर ये 2d और 5d जो है वो क्या हो जाएगा, 7d हो जाएगा। तो ये d के रिलेटेड टर्म तो हमने कवर कर दिए हैं। फिर 1 + 5 + 6 जो है वो क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। अब यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर का, इस अलजेब्रिक फंक्शन के रिलेटेड हमें क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस, लेकिन ये 7d को उसके बाद में लेना पड़ेगा। तो ये इसी तरह हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना पड़ेगा। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालना है। लेकिन पहली टर्म ही लोएस्ट डिग्री टर्म होती है। तो यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन ये जो सेकंड टर्म्स है उस सेकंड टर्म में क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो आइडिया है ये आइडिया आपको अच्छी तरह, अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 के लिए मुझे रूल नंबर 4 का यूज़ करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो किस तरह रूल 4 में हमने किया था वो सब कुछ यहाँ करना है। ये आप 12 को देख सकते हैं, 12 डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में इस तरह ले सकते हैं 4 इंटू e⁻x/12। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट को मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में लेना है। तो न्यूमरेटर में लेने के बाद इसकी पावर क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें सीरीज एक्सपांशन यूज करना है। तब तक ये 4 को डिनोमिनेटर के 4 के साथ कैंसिल होने के बाद यहाँ 3 ही बचेगा। अब इस पार्ट के लिए मुझे सीरीज एक्सपांशन किस तरह यूज करना है आपके सामने वो सब कुछ डिटेल में दे रहे हैं। अब यहाँ अच्छी तरह देखेंगे तो इस पार्ट में यहाँ मिडिल साइन प्लस है। तो यहाँ सीरीज एक्सपांशन जब हम लेना चाहते हैं तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन टर्म आने वाले हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होने वाली है, प्लस आएगी। लेकिन वो जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का यहाँ क्या होने वाला है, स्क्वेयरिंग होने वाला है। तो इसी तरह आपको अच्छी तरह ये जो स्क्वेयरिंग है वो स्क्वेयरिंग करना है। ऐसे इन्फाइनिटी मेनी टर्म्स है, लेकिन यहाँ x² है इसलिए हम इतने ही टर्म यहाँ रखने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए ये पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन 7d को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7d/12 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस d² है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इतना ही नहीं चलेगा, इस ब्रैकेट को माइनस साइन है तो ये जो सेकंड टर्म है इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। अब यहाँ a + b ब्रैकेट का स्क्वायर की आइडिया यूज करेंगे तो इस सेकंड टर्म के रिलेटेड कोई भी यहाँ बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए सेकंड टर्म को हम डिलीट कर देते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ 7d+12 के हिसाब से हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 होता है। लेकिन ये d का स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा, वो यहाँ क्या हो रहा है, d² हो रहा है। फिर 12 का जो स्क्वायर है वो 144 हो जाएगा। और इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन पहले मुझे करना है। अब इसके बाद ये दोनों टर्म हमें कंबाइन करने हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 12 है, 144 है। तो यहाँ 12 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद 144 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, 12d² हो जाएगा। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ -12d² + 49 ये है। तो यहाँ क्या होने वाला है,
35d² होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, 37 हो जाएगा। तो ये 37d² है प्लस में। तो इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है। फिर ये जो d के टर्म है यहाँ इस तरह लिख सकता हो, और ये d² की टर्म है वो d² की टर्म हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आपको अच्छी तरह देखना है क्या क्या किया है इसमें सिंप्लीफिकेशन करते समय। अब इसमें थोड़ा सा ये जो x² है वो x² इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यह डी ऑपरेटर है, इसलिए डी ऑपरेटर को क्या करना है, x² को ऑपरेट करना है। तो इसी तरह मैंने ऑपरेट कर दिया है, और वही पार्ट d² यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दो बार ब्रैकेट आपके सामने दिख रहे हैं, तो हम एक ही ब्रैकेट आपके सामने रखते हैं। यहाँ इन्फिनिटी मेनी टर्म है, लेकिन सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, इसलिए हम ये इग्नोर पार्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1 इंटू x² रहेगा। ये d ऑफ x² मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x²। तो x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x होने वाला है। तो ये d का काम, एक बार d ऑपरेट करने के बाद 2x आया है, तो 2 बार d ऑपरेट करने के बाद 2x का डेरिवेटिव और एक बार लेना पड़ेगा। तो इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। और ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो ये 2 का कैंसलेशन इस 2 के साथ हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये x को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसी तरह ले रहे हैं। फिर यहाँ क्या करने वाले हैं, 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 72 आने वाला है। तो इसी तरह ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन, लेकिन ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन है किसके लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 के लिए है। तो ये पार्ट जो है हमारा P2 है। तो इसी तरह हम ये P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये P2 आपके सामने है, P1 हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन ये जो दोनों P1 और P2 का पार्ट जो है वो इक्वेशन कौन से इक्वेशन में है, तो ये इक्वेशन 2 में है दोनों भी पार्ट। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये किस तरह बन रहा है, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कहाँ है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बहुत लेंदी हो गया है। तो ये P1 प्लस P2 इक्वेशन 2 में जो है यह हमें एज इट इज यहाँ लेना पड़ेगा। तो यह P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू, आप यहाँ P1 की वैल्यू कहाँ है, ये निगेटिव ऑफ ये जो वैल्यू है P1 की जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है वही वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं। और P2 की वैल्यू ये पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखने वाले हैं। तो इसी तरह P1 प्लस P2 जो है ये आपके सामने जो है ये आपका कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। तो ये जब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात आती है या जनरल सॉल्यूशन की, तो ये CF प्लस PI लिखना पड़ेगा। लेकिन आप CF देख सकते हैं किस तरह मैंने CF फाइंड आउट किया है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंदी है, लेकिन ईजी है। ये सॉल्व करने के बाद आपको रूल नंबर 5, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4, ये चारों रूल के 3 रूल जो है उसके हिसाब से ये जो है एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ये सॉल्व कर सकते हैं।